जो दर्द देते हो, जो घाव देते हो, उनसे मरहम की उम्मीद की जाएगी? ये तो खुद बताएं अखिलेश यादव जी कि जब उनका मुख्यमंत्री आवास जब उन्होंने छोड़ा तो यही पांडे, चतुर्वेदी, त्रिवेदी इन्हीं पंडितों ने मिलकर गाय के मूत्र से अखिलेश यादव जी के आवास को धुलवाकर शुद्धि कराया था। यानी कि अखिलेश यादव जी गाय के मूत्र से भी ज्यादा कम आके जाते हैं उनकी नजरों में, यानी शूद्र मानते हैं। अब ऐसे लोगों को आप पीडीए की आवाज उठाने के लिए, आवाज तो तुमने पीडीए की लगाई, चुनाव पीडीए पे लड़ा, गठबंधन पीडीए के नाम से हुआ, 22 के चुनाव से लेकर के 24 तक के चुनाव तक आप पीडीए पीडीए गाते रहे कि हम दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक के लिए काम करेंगे, इनकी तीनों की लड़ाई लड़ेंगे और तीनों के लिए हमारी पार्टी अब कमर कस चुकी है और पूरी तरह समर्पित भी है। लेकिन जब बात आती है पार्टी के प्रतिपक्ष नेता बनाने की, यानी कि पार्टी के सबसे ताकतवर, हालांकि संवैधानिक रूप से इस पद की कोई पावर नहीं होती है, लेकिन जब पार्टी प्रतिपक्ष नेता चुन लेती है तो उसको एक एमपी के बराबर, एक मंत्री के बराबर सारी पावर दे दी जाती है, पार्टी की सारी कमांड दे दी जाती है बयान देने के लिए, बात रखने के लिए, और तो और उसको सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो लाठी खाएगा पीडीए, डंडा खाएगा पीडीए, गोलियां चलेंगी पीडीओ पे, घर बार छीनेंगे पीडीओ के, बुलडोजर चलेंगी पीडीए के घरों पर, और मलाई कौन खाएंगे? पांडे जी। पांडे जी तुम्हारा घर भी धुलवाएंगे, पांडे जी और चतुर्वेदी और त्रिवेदी और शर्मा जी और उपाध्याय जी मिलकर तुम्हें जो है घर से निकलने के बाद में शुद्धिकरण तुम्हारी आवाज का कराएंगे। उसके बाद में जब पीडीए को मौका आता देने का या पावर देने का, तो पावर और मलाई खाने का जो तुम्हारी नजर जाएगी तो तुम किसको दोगे? एक पंडित को। अब आप ये बताइए 2024 के चुनाव में कितना % वोट ब्राह्मणों ने डाला? मात्र 3.5% से लेकर के 4% ब्राह्मण वोट है, और उसके अंदर भी सारा ब्राह्मण वोट जो है आपस में लड़ा है कांग्रेस और बीजेपी के लिए। तीसरी कोई पार्टी वो देखता नहीं है कि उसके विचार को लेकर के कोई तीसरी पार्टी, वो सोचता भी नहीं है, बर्दाश्त भी नहीं करता, क्योंकि बस केवल पोस्ट पे बैठने के लिए, पावर लेने के लिए वो जा सकता है, लेकिन वो वोट बैंक नहीं लेकर आ सकता कभी भी। पर दिमाग में ये फितूर डाला हुआ है कि पीडीए, वो जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो है पॉलिटिक्स चेंजर हो जाता है, गेम चेंजर हो जाता है। बेकार का हुआ ब्राह्मणों ने ये डाल रखा है दिमागों में, और जो दलित पिछड़ों के जो नेता हैं ये भी सोचते हैं कि ब्राह्मण जो गेम चेंज कर देता है। अरे जिसके पास वोट बैंक नहीं, जिसका अपना खुद का वोट बैंक नहीं, जो खुद संख्या में कम है, वो कैसे गेम चेंज कर देगा? वो कैसे पॉलिटिकल चेंज ला देगा? तो ये जितना भी भ्रम, जैसे मियां मिट्ठू बनने का काम जो होता है, ये ब्राह्मण करता ही है, और इस ट्रैप में ये दलित बहुजन नेता आ जाते हैं, और जब आ जाते हैं फंस जाते हैं, उसके बाद में फिर इनकी सारी फाइलें उनके कब्जे में हो जाती है, फिर ये उनके इशारों पर नाचना शुरू कर देते हैं। सबसे ज्यादा विधायक मुस्लिम है, दलित है, पिछड़े हैं, लेकिन उनको मौका मिलना चाहिए था पहले प्रतिपक्ष का नेता बनने के लिए। तो देखिए, मौका आप उसको दीजिए ना जो आपकी पार्टी के अंदर, आपने जिस एजेंडे पर आपने चुनाव लड़ा, आपने किस एजेंडे पर चुनाव लड़ा? आपने संविधान के एजेंडे पर चुनाव लड़ा। इस देश के अंदर ब्राह्मण संविधान को लाइक नहीं करता, वो उसको जलाने की बात करता है, प्रतियां जलाई गई, जहां जहां संविधान का विरोधी निकलेगा वो ब्राह्मण निकलेगा, क्योंकि वो चाहता है कि वर्ण व्यवस्था खत्म कर दी, क्योंकि वर्ण व्यवस्था को नष्ट करने में संविधान का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसलिए वो संविधान को लाइक नहीं करता। जो उसका वर्चस्व था, जो उसका सम्मान था, संविधान की वजह से कहीं ना कहीं सम्मान हो रहा है, इक्वलिटी सब में जारी है, तो लोगों को पता चल रहा है कि सम्मान के हकदार केवल ब्राह्मण नहीं, बाकी लोग भी है। तो वो इस संविधान को जो खतरा किससे था, आप बताइए ना, खतरा किससे था संविधान को? जिनसे संविधान को खतरा था, आज उन लोगों को आपने प्रतिपक्ष का सबसे ताकतवर नेता बना दिया, और संविधान बचाने की लड़ाई को लेकर आपने 2024 का चुनाव लड़ा। 2024 का जब चुनाव लड़ रहे थे आप, तो आप हाथ में संविधान की तस्वीर लेकर, ये बहुत चलन हो गया कि सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, संगठनों ने, अंबेडकरवादियों ने इन बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों को मजबूर कर दिया कि अब वो संविधान हाथ में लेकर घूमने लगे, और संविधान हाथ में लेकर घूमते घूमते अब वो ये सोचने लगे कि अब हम बेवकूफ भी बना लेंगे। संविधान दिखा करके आप संविधान प्रेमियों को कुछ समय के लिए बेवकूफ बना सकते हो। संविधान समझने वालों की यही दिक्कत है कि वो ज्यादा देर नहीं लगाता है समझने में, वो समझ जाता है कि धोखा कहाँ चल रहा है, किसके साथ चल रहा है और किस वजह से चल रहा है। तो संविधान हाथ में लेकर के संविधान प्रेमियों को धोखा नहीं दे सकते। हाँ, कुछ और त्रिशूल, भाला, फरसा लेकर के भले कुछ भी धोखा दे सकते हो आम पब्लिक को, लेकिन संविधान को जानने वाले लोगों को ज्यादा लंबे समय तक धोखा नहीं दिया जा सकता। 2024 के चुनाव में आपने जब संविधान लेकर, संविधान की लड़ाई, न्याय की लड़ाई, समानता की लड़ाई और सामाजिक न्याय की लड़ाई पर जब बात रखी, तो लोगों ने आपकी तरफ झुकाव महसूस किया, लोग आपकी तरफ गए, और इसीलिए जो दलित थे, पिछड़े थे और अल्पसंख्यक थे, जो कांग्रेस की तरफ थे या कुछ और पार्टियों में थे या सपा में, बसपा में थे या अन्य पार्टियों में थे,
वो सभी दलों के लोग कहीं ना कहीं संविधान की बदौलत आपकी तरफ प्रभावित हुए। लेकिन जैसे ही अब आपको एक ताकत और पावर देने की बात आई, तो जो लोग प्रभावित होकर के आपकी ताकत बढ़ा रहे थे वोट बैंक के रूप में, आपने उनको तो किनारे कर दिया और पावर किसको दे दी? एक पांडे को। यानी ये है कि लाठी चाहे कोई भी खा ले, लेकिन गोदी में मलाई चाटने के लिए पांडे जी बैठेंगे। क्यों भैया? हम पांडे जी से नफरत नहीं कर रहे, लेकिन जब समीकरण जातिवाद का तुम करते हो, जातियों का समीकरण दिखाते हो, वोट बैंक जातियों से बनती है, तो फिर अधिकार और मजबूती देने की जब बारी आती है, तो पंडित ही क्यों मिलते हैं आपको? हमारा समझ नहीं आता। इस देश के अंदर हर नेता ये सोचता है कि मैं पंडितों को किसी भी मजबूत कुर्सी पे बिठा दूंगा तो मेरा बहुत बड़ा नाम होगा या पंडित मेरे से खुश हो जाएंगे। अरे कितनी बड़ी मूर्खता का काम है ये। पंडित तुमसे कभी खुश नहीं होने वाले। वो तुम्हें अपने पैरों की जूती मानते थे, मानते हैं और आगे तक मानते रहेंगे जब तक इस देश में समानता की व्यवस्था वास्तविक रूप से लागू नहीं हो जाती। और ये पैरों में रहने वाले आज जब नेता बने हैं तो संविधान की बदौलत बने हैं, और संविधान की बदौलत जब नेता बन गए तो अब संविधान के दुश्मनों को तुम जो है प्रतिपक्ष का मजबूत नेता बनाकर घोषित करते हो। ये संविधान के खिलाफत है, ये पीडीए के खिलाफत है। अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को थोड़ी भी इस बात की समझ है तो वो ये बताएं कि आप अब अगली बार तो पीडीए पे चुनाव नहीं लड़ोगे। अब अगली बार अगर आप पीडीए कहोगे तो क्या मुस्लिम विश्वास कर लेगा? क्या दलित विश्वास कर लेगा? हाँ, क्या पिछड़ा विश्वास करेगा? पिछड़े का भी नाम लेकर के केवल यादव परिवार अपने ही परिवार के लोगों को मजबूती देते हैं, उन्हीं को एमपी बनाते हैं, उन्हीं को राज्यसभा सांसद बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आप पिछड़ा केवल अपने ही परिवार को मानते हैं। जो मतलब चांदी की चम्मच में खा करके बच्चा जिनका बड़ा हो रहा है वो तुम पिछड़े रह गए, और जिनके अभी घरों में सही से छप्पर पे छतें नहीं पड़ी है, जिनके घरों में चप्पल नहीं है, जिनको वास्तव में देने की जरूरत है, वो तुम्हारी नजर में पिछड़ा नहीं है। यानी कि तुम वही पिछड़े और वही दलितों के नाम पर कुछ मुट्ठी भर लोग मलाई चाटते रहेंगे आगे बैठकर, और बाकी लोगों का जो है केवल दिखाते रहेंगे, देखिए कितना कमजोर है, कितना बेचारा है, इसको देना है, इसको देना, उसका कार्ड उसका चलेगा लेकिन खाओगे तुम। तो ये चीटिंग है, ये बेईमानी है, और इस बेईमानी को जल्दी से जल्दी जितना हो सुधार लीजिए, वरना राजनीति में लोग जन कितने आते जाते हैं और चले जाते हैं। लोग सबक सिखाने में टाइम नहीं लगाते। अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं तो शूद्र हूँ। हाँ? मंदिर में गए तो उनका जो है मंदिर दुलवा गया, उनका ऑफिस दुलवा गया, घर दुलवा गया, उसके बावजूद ये उन्हीं लोगों को अपने सिर पे बैठा लेते हैं। क्या ये धोखा दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं, या दलितों, पिछड़ों को, मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं? ये मैंने अभी अखिलेश यादव जी को सुझाव भी दिया है। मैंने उनको ट्वीट करके कहा है कि थोड़ा सा अब चुनाव खत्म हो गए, समय निकालकर 1-2 महीने के लिए आप रामस्वरूप वर्मा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले और ललित सिंह यादव को बैठ करके थोड़ा पढ़िए, ताकि आप आप जो बोलते हैं थोड़ा सा सुनकर के 4 बातें, उन 4 बातों का जो डीपली ज्ञान है वो कम से कम आपके पास आ जाए। आप इस तरह की गलतियां करने से बचें, क्योंकि राजनीति को बर्बाद कराने के लिए वही लोग आपको बर्बाद करा देंगे जो लोग आपके सिर पे बैठना चाहते हैं। जो लोग आपका घर धुलवाते वही आपको राजनीति में कभी देखना नहीं चाहते। वही लोग नारा देते हैं कि जाओ जाकर अपनी भैंस चराओ, वही लोग आपको भैंस बुद्धि कहते हैं। वही लोग आपको क्योंकि यादवों का काम जो है भैंस पालने का था, पशुपालन का, तो आपको भैंस बुद्धि कह करके आपको वही लोग बदनाम करते हैं, नीचा दिखाते हैं, और उन्हीं को फिर आप जो है ऊपर की कुर्सी पर बिठा करके प्रणाम करने की कोशिश करते हैं। तो यही इससे पता चलता है कि अभी तक आपकी जो आर्थिक आजादी है वो तो एमपी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद खत्म हो गई, आपके पिताजी के ही बाद, लेकिन आपकी जो मानसिक गुलामी वो भी खत्म होने में टाइम है, और वो खत्म हो सकती है अगर आप इन महापुरुषों की किताबों को बैठ करके शांति से कुछ देर पढ़ लें। 2-4 महीने निकालिए, एक तरफ बैठिए एकांत में, और किताबें पढ़ने का डेली का 5-4 घंटे निकाल लीजिए। कम से कम जो ये भद्दे उल्टे सीधे जो काम हो रहे हैं ये रुक जाएंगे, और मजबूती के साथ आप काम कर सकेंगे, राजनीति कर सकेंगे, आप मुद्दों के साथ राजनीति करेंगे। अगर आप पीडीए का नाम लेंगे तो पीडीए को क्यों देना चाहिए, क्यों वो हकदार है, ये बात साबित करने के लिए आपके पास अपना मटेरियल होगा, अपने जवाब होंगे। आज आप नाम पीडीए का लेते हैं क्योंकि वोट लेना होता है, लेकिन पोस्ट आप पंडित को देते हैं क्योंकि आपके पास जवाब नहीं होता पंडित को सेटिस्फाइड करने का, पंडित को समझाने का कि भाई हम उनको क्यों दे रहे हैं। अगर आपके साथ 3% लोग आपके सर पे ऐसे हावी रहेंगे तो याद रखना, भले संविधान से राज चल रहा है लेकिन तुम्हारे दिमाग में मनुस्मृति का डर और दहशत हमेशा बनी रहेगी। शिवपाल यादव भी है पार्टी में, क्या डर था अखिलेश यादव को कहीं पार्टी पर हावी ना हो जाए शिवपाल यादव, इसलिए उनको प्रतिपक्ष का नेता नहीं बनाया? देखिए, प्रतिपक्ष का नेता बनाना नहीं बनाना ये एक पार्टी के मुखिया के हाथ में होता है। शिवपाल यादव जी पहले से काफी जो है, मैं तो ये कह रही हूँ ना, शिवपाल यादव को भी क्यों बनाना, शिवपाल यादव को जरूरत ही क्या थी बनाने की। और बहुत सारे लीडर हैं इसमें पार्टी में जिन्होंने काम किया, ग्राउंड पर काम किया। शिवपाल यादव हमेशा मलाई थोड़ी चाटेंगे या पांडे हमेशा मलाई चाटेंगे पार्टी में। मान लीजिए यादवों का मतलब केवल इनके चाचा, इनका भैया, इनका भतीजा, इनकी बीबी, इनकी भाई की पत्नी थोड़ी है यादव। यादव का मतलब और भी समाज में यादव लीडर हैं,
बहुत सारे लीडर हैं, लक्ष्मण यादव है, उनको बना देते, क्या दिक्कत थी? प्रतिपक्ष का खैर नहीं बन सकते तो और बहुत सारे पद हैं जिन पर बना सकते थे, टिकट दे सकते थे। ऐसे बहुत सारे यादव है जो देश में अलग अलग जगहों पर अम्बेडकराइट मूवमेंट को भी लेके चल रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐसे कई सारे नाम हैं जो इनके लिए काम भी करते हैं, जो अम्बेडकराइट मूवमेंट पर वास्तव में लड़ाई भी लड़ते हैं, पर उनके लिए आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आपको लगता है कि यादव तो सिर्फ अखिलेश यादव जी का परिवार है, बाकी यादव जो है पिछड़े नहीं आते। तो बाकी यादवों को भी पिछड़ा मानिए, उनके बारे में भी कुछ सोचिए। केवल ये नहीं है कि लड़ाई लड़ोगे, आप वोट मांगोगे पीडीए पे, और जब पीडीए लेकर के जब ताकत आने की बारी आएगी तो दे दोगे पंडित को, तो ये धोखा नहीं चलेगा। 2024 में अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने बाबा साहब की तस्वीर लेकर के, काशीराम की तस्वीर लेकर के वोट मांगे थे दलितों से, पिछड़ों से, मुसलमानों से। कहा था कि हम तुम्हें बुल्डोजर से बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, बाबा साहब का आरक्षण बचाएंगे, दलित मुसलमानों को बचाएंगे। लेकिन वोट तो ले लिए, लेकिन फायदा दे दिया पांडे जी को। क्या धोखा दिया है अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने यूपी में दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को? देखिए, ये ऊपरी बात करते हैं जिनसे खुद अपमानित होते हैं, जिनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनसे राजनीति में प्रतिपक्ष बनकर के झगड़ा कर रहे हैं, उन्हीं के खेमे से एक आदमी को अपनी पार्टी की पावर दे देना, ये तो समझदारी नहीं लगती। अगर मैं इस जगह होती तो शायद मैं नहीं करती। हाँ, अगर वोट का भी समीकरण होता, इसमें फायदा तब भी देखा जाता। 3.5% ब्राह्मण को अगर वोट का नुकसान या फायदा देखा जाए तब भी कुछ पता नहीं चल रहा। भाई 40% के लगभग तो आबादी हाँ ओबीसी के, उसमें से देते अगर देना था तो। 21% के करीब आबादी एससी की है, तो एससी में से किसी को देते, उसकी आबादी ज्यादा, उसका वोट बैंक ज्यादा है। 20% के लगभग मुस्लिम की आबादी है, तो मुस्लिम को देते। जो तीन ये 80% के करीब ये तीन जो पीडीए हैं, इन पीडीए पे आप चुनाव लड़ते हो और इनकी इतनी बड़ी आबादी वाले लोगों को आपने नहीं दिया, कम आबादी वाले व्यक्ति को आपने प्रतिपक्ष का नेता चुन लिया। तो इससे पता चलता है कि आपका राजनीतिक जो समीकरण है वो जाति के आधार पर सिर्फ वोट लूटना है, बाकी रूप से आप जो अभी भी मानसिक रूप से आप उनके गुलाम है। पंडित जी पाए लागू वाला लक्षण है कि भैया 80 साल का बुजुर्ग भी जो है 4 साल के 8 साल के पंडित जी पाए लागू बोलूं तो वही है कि आप जो है कहते हो कि हाथ मजबूत करो मेरे पीडीए से, और जब पाए लागू करने की बात आएगी तो उस कुर्सी पे बिठा देंगे पंडित जी को। तो ये एक तरह का ये दिमाग से मनु सिस्टम चल रहा है, ना कि ये संविधान के तहत चल रहा है। अगर ये राजनीति स्वस्थ पॉलिटिक्स भी कर रहे होते तो तब भी ये समझते कि जो संख्या लगभग 39 से 40% इनकी पिछड़े की है और 20% मुसलमान की, 21% एससी की, तो इन तीनों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। इन तीनों की जनसंख्या इतनी काफी है, तो इनके वोट परसेंट पे अगर आप चुनाव लड़े तो इनके वोट परसेंट से उठाकर किसी आदमी को देते ना, ताकि इतना वोट प्रभावित होता, वो खुश होता, वो अगली बार कह भी सकता था और आपके पास भी जवाब होता। लेकिन अब आपने तो कहने के लिए इसको छोड़ा ही नहीं। अब जब आप 2027 का चुनाव लड़ेंगे तो क्या कहेंगे मुस्लिम को कि भाई हमने तुम्हें झुंझुना थमा दिया था? क्या कहेंगे पिछड़े को कि जब प्रतिपक्ष नेता की ताकत बनने की बारी आई थी तो हमने तुम्हें झुंझुना दे दिया था? क्या कहेंगे दलित को? क्या अब ये फोटो दिखाएंगे तो वो लोग मान लेंगे? कतई नहीं मानेंगे। क्या अब ये बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर दिखाकर कहेंगे कि हम अम्बेडकरवादी, तो वो समझेंगे? कतई नहीं, वो इनको पहचान चुके हैं। अगर ये कहेंगे कांशीराम साहब की तस्वीर है, ये कहेंगे संविधान बचाना, तो धोखाधड़ी करके अगर आप कहते हैं कि संविधान बचाना, तो लोग इस बात को समझते हैं ऐसे संविधान नहीं बचेगा। ऐसे संविधान का नुकसान कर रहे हो, जिनकी संख्या ज्यादा है उनकी संख्या का नुकसान कर रहे हो। आप खुद ही संसद में इस बात की अगर आवाज उठा रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, तो अब ये बताइए कि संख्या के हिसाब से आपने कहां पर प्रतिपक्ष का नेता मजबूत बनाया है? कहां आपने प्रतिपक्ष का नेता संख्या के आधार पर चुना है? आपने तो उसको चुन लिया जो संख्या में सबसे कम है। तो ये तो सबसे बड़ा धोखा हो गया ना। 30% आदमी जो पूरी पार्टी का मुखिया बन गया, 30% पूरे पीडीए का सबसे सिर पे बिठा दिया, तो ये सबसे बड़ा धोखा आप कर रहे हैं। एक तरफ स्लोगन दे रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, और एक तरफ आप जो है उसी के खिलाफत में काम कर रहे हैं। तो ये धोखेबाजी है। ये कहीं ना कहीं अखिलेश जी खुद को भी धोखा दे रहे हैं और पीडीए को भी दे रहे हैं।